Hi there, welcome to the writing section for class 9th and 10th. Today our topic is how to write an article, and it is a very important topic for all the boards, especially UP boards and CBSE. And now you let me tell you what things are important in writing article. आर्टिकल राइटिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल उन स्टूडेंट्स को लगता है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, जो सेंटेंसेस नहीं सोच पाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन उनको उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम पैदा करता है। तो यहाँ हमने सीखा आर्टिकल राइटिंग के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। This is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. Today we are going to let you know कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आर्टिकल लिखने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल का फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है, उसका पैटर्न, उसका प्रारूप जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या लिखा जाता है। दूसरी बात, उससे रिलेटेड आपको उसका जीके, जनरल अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम को एजुकेशन पर लिख रहे हैं, टेलीफोन पर लिख रहे हैं, सेल फ़ोन या एआई पर लिख रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या इसकी बुराइयाँ हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमारे को कैसे प्रोग्रेस दे रहा है, हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो वेरियस एस्पेक्ट्स मीन्स कई तरह के पहलू आपको ये जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो अपनी आप जीके को वेरियस टॉपिक्स पर बहुत अच्छा करके रखें। इसके बाद आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के, वो पता होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड आफ्टर दिस हम आते हैं वोकेबलरी पर, तो जो हमारे रिक्वायर्ड टेक्निकल वर्ड्स हैं वो पता होने आपको बहुत ज़रूरी हैं। और इसके बाद हम आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो जनरली सभी मिस कर देते हैं, केवल कुछ भी लिखते चले जाना आर्टिकल नहीं होता, उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कोहेरेंस कहते हैं, होना बहुत ज़रूरी है। कोहेरेंस एक तारतम्यता है अपने थॉट्स को बिगिनिंग से लास्ट तक ले जाने की। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर, हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है आर्टिकल से कि आर्टिकल के अंदर हम फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करते हैं। मैं, तुम, ये यूज़ नहीं किया जाता, हम यूज़ नहीं किया जाता। इट मीन्स आई, वी एंड यू के रिलेटेड प्रोनाउंस हम यूज़ नहीं करते हैं। हम आर्टिकल के अंदर लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव होते हैं और ये बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो जो आपको हेडिंग्स दी जाती हैं आप हेडिंग्स डालें, स्पेशली यूपी बोर्ड में तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ सीबीएसई में हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं होती और आप हर हेडिंग को एक नई अप्रोच के साथ एक नए पैराग्राफ में लिखते हैं। और अगर आप उन हेडिंग्स को लिंकर्स के साथ लिखें तो वाह क्या कहना। लिंकर्स क्या होते हैं अभी डिस्कस हम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है को एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं कि को एजुकेशन हमें आर्टिकल आया और ये आर्टिकल हमारा 6 मार्क्स के लिए आता है यूपी बोर्ड में। अब इसको हम किस तरह लिखें, किस तरह सोचें, ये हम आपको आपके सारे थॉट्स को लिंक करते हुए आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं को एजुकेशन हमारा टाइटल है, हेडिंग है, मेन कैप्शन है या टॉपिक है, किसी भी तरह से जान सकते हैं वो क्या है, को एजुकेशन। को एजुकेशन के बाद हमें एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह से पॉइंट्स दिए जाते हैं। सीबीएसई में एक रेक्टेंगल बना करके उसके अंदर आपको कुछ आइडियाज़ दिए जाते हैं जिनका आपको यूज़ करना है। तो हमारा यहाँ पर फोकस होगा कि उन आइडियाज़ को किस तरह से यूज़ करें। तो आज का आपका पहला पॉइंट है कि सबसे पहले इनको आप सीक्वेंस में करें कि सबसे पहले आप क्या लिखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखना चाहेंगे कि को एजुकेशन, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, इम्पैक्ट है, यूजेस एंड मिसयूजेस हैं। तो सबसे पहले हम यूजेस हमारी समझ में आते हैं, फिर मिसयूजेस आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ लगता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, फिर इसके यूजेस क्या हैं, फिर इसके मिसयूजेस क्या हैं और फिर लास्ट में कॉन्क्लूज़न क्या है। तो ये हमें इस सीक्वेंस में लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया क्या, अपना एक हेडिंग जिसको हम ब्लैक कलर से लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा क्या, पहला पॉइंट लिया हमने इम्पोर्टेंस। जब हमने इम्पोर्टेंस इस पहले नंबर पे लिया तो 0 नंबर पर तो को एजुकेशन है, यानी को एजुकेशन को पहले आपने डिफाइन करना है।
यहाँ पर जो हमने लिखा 0, तो 0 का मतलब है कि इसको जो भी टॉपिक है पहले उसे आप डिफाइन करने की कोशिश करें, उसके बाद उसकी हेडिंग्स को लेकर के चलें। तो जब हम को एजुकेशन को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 120 वर्ड्स आपके लिए सफिशेंट है, 150 तक आप जा सकते हैं। और सभी टीचर्स अलग अलग स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन 120 वर्ड्स तक कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जब आप को एजुकेशन को लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि को एजुकेशन आखिर होता क्या है। को एजुकेशन हम आपको बता दें कि बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन टुगेदर होना को एजुकेशन है। को का मतलब है एक तरह से कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट, को मीन्स साथ, दोनों की एजुकेशन एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाना को एजुकेशन है। अब लड़के और लड़कियों का क्लास में एक साथ पढ़ना को एजुकेशन कहलाता है। पहले तो आप ये डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। इसको डिफ़ाइन करने के बाद फिर आप जो है उसकी इम्पोर्टेंस पर आएंगे। अब मान लीजिए मेरे को सेंटेंस बनाना नहीं आता और मैंने लिखा बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसके ऊपर अब आप सेंटेंस सोचें, सेंटेंस बनाएं, कैसे बनाएंगे। तो आप सेंटेंस बनाएंगे द एजुकेशन सिस्टम which is based on boys and girls and they study together is known as education। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, अगर आप बहुत थॉटफुल हैं, अगर आप बहुत समझदार हैं, तो आपने सीखा कि जब हम अपनी ट्रांसलेशन कर रहे थे तो ट्रांसलेशन हमें एक्टिव वॉइस में आई और ट्रांसलेशन हमें पैसिव वॉइस में आई। तो आप हमारी वो वीडियो देखेंगे जिसके अंदर ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं आपको समझना है। हमने कहा बॉयज़ और गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती है, तो जब हम को की बात करें तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा, और जब देने वाला मौजूद होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब यह नहीं है कि एक सेंटेंस देकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे करके हेल्पिंग वर्ब बदलकर थर्ड फॉर्म कर दी जाए। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि को एजुकेशन का सेंटेंस हम कैसे करेंगे। को एजुकेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट एजुकेशन टुगेदर। अब इसके अंदर आया इन विच आता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर। तो एडजेक्टिव क्लॉज की वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इसको अलग से स्टडी कीजिएगा, सेंटेंस बनाना आएगा। आप कहेंगे सर इतने डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस तो हमें बनाने आते नहीं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ये हायर इंग्लिश साइड कर देते हैं और हम बताते हैं इन दिस एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टडी टुगेदर। हमने क्लोज ही हटा दिया और आपको जो मात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट आता था उसी पर सेंटेंस बना दिया। समझदार आदमी वो कहलाता है जितनी आपके पास चीज़ है उसको बेस्ट यूज़ करिए तो आप समझदार हैं। अगर आपको ग्रामर की डेप्थ नहीं आती, नो मैटर, बट कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ये कहकर बचने लगें कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें सेंटेंसेस नहीं आते। अगर आप करना चाहते हैं डेफिनेटली करेंगे। हमने यहाँ पर आपको डिफ़ाइन कर दिया। हम इसका एक रिटन सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में आपको देंगे और इसी तरह के थॉट्स आप जो है वहाँ से कंपाइल करेंगे और उसको सही सिंटैक्स में सेंटेंस के रूप में डाल करके हम आपको अवेल कराएंगे। इसके बाद हमने लिया दूसरा हमारा पॉइंट जो कि इन गिवन हेडिंग्स में पहला है इम्पोर्टेंस। अब हमने लिया इम्पोर्टेंस, हमारा जो पहला हेडिंग है वो है इम्पोर्टेंस। को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसे आप बताएं कि इसमें आप क्या इम्पोर्टेंस में क्या क्या लिख सकते हैं। आप ज़रा सोचें। इसमें आप लिखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो घटता जाता है। हमने माइनस से दिखा दिया, वो घटता जाता है। इट मीन्स इट मिनिमाइजेज या इट डिक्रीजेज या इट लेसन्स द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये
लिंग भेद को दूर करता है कि यह लड़की है यह लड़का है। दूसरे, ये सोसाइटी में इक्वल स्टेटस क्रिएट करता है। इक्वल स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि आपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया या कहीं और स्टेटस लगा दिया, वहाँ से माइंड बिल्कुल हटा लीजिए। स्टेटस का मतलब होता है किसी बात का लेवल, यानी इक्वल स्टेटस की गर्ल्स पीछे नहीं है और बॉयज़ बहुत सुपर नहीं हैं। सोसाइटी दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री रूप है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी से ज़्यादा या कम नहीं है, दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, उनको इक्वल स्टेटस मिलता है इस को एजुकेशन सिस्टम से, चूँकि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हमने यह माइनस लगा दिया, वो घटता है। तो आप इसको, इस सेंटेंस को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और आप गुड अंडरस्टैंडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को आती है, एक दूसरे को लेकर के, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और जो हेजिटेशन है सोसाइटी में वो रिमूव होती है और एक बॉन्डिंग अच्छी यहाँ पर क्रिएट होती है। अब आप इनके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाएंगे, 4 सेंटेंसेस अगर आपने एक पैराग्राफ में लिखे तो भी सफिशिएंट होगा। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस के बाद इट्स इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट किसे कहते हैं? इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? असर। इम्पैक्ट का असर ये होता है कि गर्ल्स जो बहुत ही एक लिमिटेड दायरे के अंदर रहना सीख जाती हैं, ठीक है, उन्हें ओपन फील्ड मिलती है जीने के लिए। इट मीन्स द गर्ल्स कम आउट ऑफ द 4 वॉल्स, घर की 4 दीवारी से बाहर आती हैं, ठीक है, एंड ओपन द अपॉर्चुनिटी to girls and open the opportunity for boys to understand girls। तो ये दोनों ही के लिए है, ये केवल गर्ल्स को राइज कराने के लिए नहीं। बॉयज़ के अंदर जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जब वो साथ रहकर काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट सीख जाते हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स यहाँ से मिले, ये इसका इम्पैक्ट है। और वो एक दूसरे का जो साइकोलॉजी है उसको समझ जाते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इसके बाद हम आते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 पर। आप लिखेंगे इट्स यूजेस। इसके क्या क्या यूज़ हैं? तो इसका यूज़ यह है कि जब गर्ल्स एंड बॉयज़ की एजुकेशन आप एक साथ देते हैं तो इस पॉइंट नंबर 3 को हम इसे रिमूव करते हैं और उसके बाद लिखते हैं पॉइंट नंबर 3 में इट्स यूसेस में हम लिखेंगे लेस एक्सपेंसिव। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम आप आगे राइज करना चाहते हैं तो वही सेम चीज़ एक अलग बिल्डिंग में बॉयज़ के लिए, दूसरी में गर्ल्स के लिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको एक जगह एक साथ यहाँ पर बिठा करके एजुकेशन दे सकते हैं। दूसरा, आपको ये आता है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ पर दोबारा आ गया है आपके सामने, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को। तो इसके ऊपर एक सेंटेंस आप यहाँ से बना देंगे। तीसरा, इसका यूज़ यह है गर्ल्स सिक्योरिटी। जब आपने देखा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की एजुकेशन अलग अलग होती है तो एक अलग ही थॉट बना रहता है गर्ल्स का बॉयज़ के लिए और बॉयज़ का गर्ल्स के लिए। जब सब साथ होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो फीलिंग जो एक अलग तरह की होती है वो उन दोनों में नहीं आती और एक साथ वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक इक्वलिटी वो वहाँ पर प्रदान करता है।
इसके अलावा आपके माइंड में और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर लेस एक्सपेंसिव को हम किस तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ करें। तो आप सीधा सा लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, कि को एजुकेशन सिस्टम इज़ लेस एक्सपेंसिव, फुल स्टॉप आप लगा दें और उसके आगे आप लिखेंगे कि वी नीड नॉट यूज़ एनी सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका फोर्थ रूल यह है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर अब आप यहाँ फॉर कंपटीशन कह सकते हैं, फॉर प्रैक्टिकल लाइफ कह सकते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट्स इस हेडिंग नंबर 3 के लिए बहुत काफ़ी हैं। इसके बाद आता है इट्स मिसयूजेस। अब इसका जब आप मिसयूज़ करेंगे तो इसका मिसयूज़ आप क्या करेंगे, आपने ये पॉइंट यहाँ से कॉपी कर लिए होंगे। तो जब हम इसका मिसयूज़ की बात करेंगे तो देखिए, आप कितना ही अच्छा गेहूँ ख़रीद लें, कुछ घुन वाले, कुछ मिट्टी के जो उसके अंदर जो भी अंश पड़े हैं वो ज़रूर निकलते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर वो कवर और हस्क चढ़ा हुआ होगा जो हम खाने में यूज़ नहीं करेंगे या उनको निकाल कर फेंक देंगे। ऐसे ही सोसाइटी में आपके साथ कुछ ना कुछ ख़राब लोग ज़रूर होते हैं, और वो बॉयज़ में भी होते हैं और गर्ल्स में भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इट्स मिसयूजेस। तो इसका जो मिसयूजेस आप लिखेंगे तो सीधी सी बात है, कुछ जो बहुत ही बैड एलिमेंट्स हैं या हम कहें कि बुरे चरित्र वाली लड़कियां या लड़के हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को दूषित करेंगे। अपॉर्चुनिटी टू बी स्पॉइल्ड। इट मीन्स वो अपनी गंदी सोच, गंदे आचार, गंदे व्यवहार से इस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं और उन्हें ये काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम क्या होगा कि अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों साथ रह कर के यहाँ वहाँ आउटिंग पर जाते हैं, रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ वक्त ख़राब हो रहा है, एजुकेशन ख़राब नहीं हो रही। ठीक है। कभी कभी अनकंट्रोल्ड एक्सक्यूजेस। अनकंट्रोल्ड एक्सक्यूजेस, मान लीजिए कि किसी को टाइम वेस्ट करना है और कोई किसी से कहीं अट्रैक्ट है, तो किसी एक्सक्यूज़ को लेकर के एक दूसरे के पास जाएगा, दूसरा पहले के पास आएगा और टाइम जो है दूसरी क्रियाओं की वजह से ख़राब होता रहेगा और वहाँ पर पढ़ाई का कोई चांस नहीं होगा। तो ये इसके कुछ मिसयूजेस हो सकते हैं और कुछ हम्बल सी लैंग्वेज में आपको लगता है कि इसके कुछ और दुरुपयोग हैं, तो आपने अपने लेवल पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं कॉन्क्लूजन पर। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट था। अब हम जब कॉन्क्लूजन पर आते हैं तो हम ये कहेंगे कॉन्क्लूजन में अपने पास से कि किसी भी चीज़ के यूजेस एंड मिसयूजेस सभी चीज़ों के होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के यूसेज अच्छे हों तो फिर हम मिसयूजेस को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ एक वर्ड लिख लीजिए, इग्नोर। ठीक है। इससे अलग सोसाइटी, नेम है मैन और वुमन का। अगर हम दोनों में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो सोसाइटी का आगे बढ़ना हेल्दी एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं होगा। और आप जानते हैं कि जब कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, चाहे वो कोई मटेरियल हो या कुछ भी, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी ना होने पर होती है। तो जब ये सब लोग मिक्स रहेंगे तो वो इतना अट्रैक्शन का कॉज नहीं रहेगा और सोसाइटी डिस्ट्रक्शन से बच जाएगी। तो ये 2 सेंटेंसेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो हम इसका जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं आप उससे इन सारे पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं। इस साथ साथ इसके हमें यह सीखना है कि जब भी हम इस तरह का कोई भी पॉइंट लिखते हैं और उसके साथ जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो ये वर्ड्स हमें कहाँ से आएँ। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कलेक्ट करते हैं अपनी रीडिंग को बहुत अच्छा करके, और उस कलेक्शन को हम आने वाले फ्यूचर की वीडियोस में आपको थंबनेल पर टैग दे देंगे कि यूज़फुल फ्रेजेस। तो
तो आप समझ लीजिएगा कि ये फ्रेजेस जो पीसी आपके सेंटेंस के जो पीसेस हैं, जो फ्रेजेस हैं, उनको आप याद करिए, वो आपको जगह जगह पर काम आएंगे। जैसे कि हमने कहा ऑन अकाउंट ऑफ, अगर आप इसका ट्रांसलेशन करते तो आपको बहुत मुश्किल होती, लेकिन जब आपने याद कर लिया ऑन अकाउंट ऑफ तो आपको सीधा सा पता है इसका मतलब है के कारण से। आपको लिखा, आपने याद किया वांटिंग इन। अब वांटिंग इन अगर आपको एकदम सामने आ जाए तो आपको लगेगा ये तो कुछ अलग ही रॉन्ग फ्रेज है, जबकि ये बिल्कुल सही है। तो आपको वांटिंग इन, आई एम वांटिंग इन इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाह रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी इंग्लिश में कमी है। तो इस तरह से जब आप इनका कलेक्शन करेंगे तो ये याद होंगे, और ये याद होंगे तो आप डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकेंगे। इसीलिए आपकी वोकेबलरी का बहुत अच्छे होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। देन आई होप कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने जो डिटेल्ड हेडिंग्स हैं उनको अच्छे से देखा होगा, और जो लिंक्स हमने बनाए थे वो आपको जुड़ते हुए और अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए अच्छा लगा होगा। इस तरह की और दूसरी लर्निंग के लिए, दूसरे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, और रिपोर्ट और दूसरे लेटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें लिखना सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के दूसरे टॉपिक्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।